हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज मोनिकाज ब्रेन बूस्ट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने नीचे रखा है लॉज ऑफ मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8th 9th 10th के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि लॉज ऑफ मोशन दिए किसने। देखो बच्चों, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया था दैट इज इजाक न्यूटन। उसने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, जिसे हम न्यूटन्स लॉ भी बोलते हैं, और उसने एक बुक में भी अपने लिखा है, प्रिंसिपल मैथमेटिशिया। वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सारे टाइम अपना काम करते गए और कुछ ना कुछ हमारे लिए नया नया लाते गए। तो लॉज ऑफ मोशंस पढ़ेंगे और 3 लॉज पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी की वजह से हम समझ सकते हैं कि चल क्या रहा है, कौन कैसे चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है, किसको कब किसकी जरूरत है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो देखो बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। देखो मैं आपको वैसे समझाती हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब है, जैसे कि आपको ये बॉल दिख रही है ना, अभी ऐसे ही खड़ी है, हम इसको कुछ धक्का नहीं लगा रहे हैं, हमने इसको कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं करी, तो ये तब तक मोशनलेस यानी रेस्ट पे ही रहेगी, हमने कोई फोर्स नहीं लगाई। ठीक है, तो जब फुटबॉल रेस्ट पे है ग्राउंड में, क्योंकि हमने इस पे कोई फोर्स ही एक्ट नहीं करी, तो इसका जो वेट है वो परफेक्टली ग्राउंड ने बैलेंस किया है। और यहाँ पे साइडवेज, ना इधर कोई फोर्स लग रही है ना इधर कोई फोर्स लग रही है। राइट, चलो जी अब फोर्स अप्लाई कर देते हैं। अब जैसे बॉल को हमने किक किया, जब बॉल को हम किक कर रहे हैं तो बॉल मोशन में जा रही है ना, तो हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दी। तो जब आप एक तरफ से फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई चीज नहीं होती, काउंटरएक्ट नहीं होता कि वो बैलेंस करे, है ना। बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो आगे जाती रहेगी आगे जाती रहेगी। अब मोशन में थी, यहां रेस्ट पे थी, यहां मोशन में थी, यहां हमने बॉल को पकड़ लिया, यानी फुटबॉलर ने अपने फुट से बॉल को रोक लिया। तो यानी स्टॉप भी तभी होगी जब हमने फोर्स लगाई। अगर मान लो कोई इसको बॉल को स्टॉप नहीं करता, वो चलती जा रही है ना, फेयरली एक स्टेडी स्पीड से चलती जा रही है, जब आपने उसको फुट से रोक लिया तो बॉल आपकी वहीं स्टॉप होगी। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जितनी भी थिंग्स है, अगर वो रेस्ट में है या मूव में है, ये चल रही हैं, तो तब तक चलती रहेंगी अनलेस जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे, है ना। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स होती है, ये जो आइडिया है, इसको हम इनर्शिया भी बोलते हैं, लेकिन आप सिंपली अभी फोर्स के उसमें ही समझे। तो तब तक वो रेस्ट पे रहेगी या तब तक वो मोशन में रहेगी जब तक अनलेस हम उस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझा रहा है कि एक बॉल है, अभी रेस्ट पे है, जब हमने उसको फोर्स से फुट लगाई तो वो मोशन में चली गई, है ना, हमने मोशन में, तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही एक फुटबॉलर ने उसको रोका तो बॉल वहीं पे स्टॉप हो गई। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यानी फर्स्ट लॉ दोबारा से समझाती हूँ। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि बॉल आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करते हैं। राइट, सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये 9th 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लॉज आपको करने ही करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेक्स्ट देखो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझिए। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए एक चीज आप याद रखिए कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन है ना। डायरेक्टली का मतलब इन दोनों से इसका संबंध डायरेक्टली है, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसको डायरेक्टली बोलते हैं। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि अगर हम कोई फोर्स, है ना, कोई फोर्स अगर हम किसी चीज पे लगाते हैं तो वो बॉडी को एक्सेलरेट करेगी, यानी फास्टर चलाएगी, स्लो करेगी या डायरेक्शन बदल सकती है। तो ये जो अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन है ना, ये किस पे डिपेंड करता है। देखो जैसे हमने लिख दिया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जो आपका एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द फोर्स पे। साइज मतलब कितना मैग्नीट्यूड का लगाया, कितनी जोर से आपने फोर्स लगाई, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, है ना, कितना भारी आपका ऑब्जेक्ट है। अगर जैसे हमने फोर्स बहुत ज्यादा लगाई है और ऑब्जेक्ट आपका बहुत हल्का है तो ऑब्वियसली वो तेजी दौड़ेगा ना, है ना, कॉन्सेप्ट समझ गए। अगर आपने बॉल है, जितनी छोटी सी बॉल है ना, आपने बहुत जोर से इसको किक मारी तो बॉल बहुत दूर जाके गिरेगी,
है ना। अगर वही मुकाबले हम वो शॉर्ट पुट वाला बॉल ले लेते, अगर आप उसको फोर्स लगाओगे, वो भारी है लेकिन फोर्स अगर आपकी कम लगी तो वो बहुत कम जाके गिरेगी, दूर जाके नहीं गिरेगी। तो डायरेक्टली फोर्स का जो रिलेशनशिप है इट डायरेक्टली रिलेटेड विद मास, इतना आपको समझना है। और ये आपको हमेशा रखना है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब ये जो F इंटू एम इंटू है यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। M इज द मास, ठीक है, A इज द एक्सेलेरेशन। मैंने एक्सेलेरेशन आपको समझा दिया। एक्सेलेरेशन का मतलब है चलना, है ना, मूव करना, फास्ट हो, स्लो हो, या डायरेक्शन बदलना, है ना, ये सब इसके अंदर आते हैं, राइट। तो अब ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल देखिए, बड़े अच्छे से समझाया हुआ है कि अगर आप स्मॉल फोर्स लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई है और अब जो बॉल का जो मास है वो 1 kg है, तो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड तक जाएगी, ठीक है, इतनी तेज दौड़ेगा। अब यहाँ पे हमने मीडियम फोर्स लगाई, 2 न्यूटन की फोर्स लगाई है और बॉल का जो मास है वो 1 kg है। बॉल का मास हम सेम रख रहे हैं इसमें, 1 kg है, तो वो ज्यादा दूर तक जाएगी, मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। सेम केस अगर हमने लार्ज फोर्स लगा दी 8 न्यूटन की और बॉल का मास थोड़ा सा बढ़ा दिया 2 kg, तो उसकी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड तक जाएगी। तो इससे डायरेक्टली लिंक्ड होता है कि फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड विद मास एंड एक्सेलरेशन। जितनी आप फोर्स लगाएंगे और ऑब्जेक्ट आपका अकॉर्डिंग टू मास उतना ही तेज दौड़ेगा, ठीक है। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इतना अंडरस्टूड, ये बहुत ध्यान है। अगर आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन है आप इस तरीके से समझा सकते हैं। अब जैसे मान लो आपने एक बॉल को किक किया बहुत स्मॉल फोर्स से, तो वो एक स्टीडी रेट में जाएगी, है ना, धीरे धीरे करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी। वही उसी बॉल के लिए आप थोड़ी सी मीडियम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्वियसली आपका बॉल थोड़ा पहले वाले से ट्वाइस थोड़ा आगे जाएगा। अगर मास आप पे डबल कर दिया, फोर्स आपने बढ़ा दी, तो आपके लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस बड़े मास के लिए। डायरेक्टली कोरिलेशन होता है। तो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ यही कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं, इट मेक इट एक्सेलरेशन, मतलब जाएगी, तेज दौड़ेगी, और वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली किस पे डिपेंड करता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें ना थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। अब ये देख लीजिए, स्मॉल फोर्स लगाई, मीडियम फोर्स लगाई और हमने लार्ज फोर्स लगा दी। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। तो ये चीजें आपको बड़े ध्यान से समझना। ये चैप्टर जो है ना फिजिक्स का है बेटा, और ये 8th 9th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब इसी से रिलेटेड हम क्या करते हैं, हम ना थर्ड लॉ पे आ जाते हैं। अब लॉज तो है, अब हम थर्ड लॉ भी पढ़ेंगे। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फाइन। न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि जब आप फोर्स लगाते हैं किसी चीज पे, ठीक है, ऑलवेज अनदर फोर्स, वो भी उतनी ही फोर्स लगाएगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी आप स्केट बोर्ड है, आप एक्शन लगा रहे हैं अगेंस्ट द वॉल, उसको प्रेस करें तो वॉल भी आपको धक्का लगा के वापिस को पुश करेगी, है ना। कैसे? आप जितनी जोर से वॉल को, है ना, आपने जितनी जोर से वॉल को हिट कर रहे हैं आपको भी उतनी चोट लगेगी। वही बोलते हैं ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ था। तो ये आपको याद रखना है। फॉर स्केटबोर्ड वाला एग्जांपल दे सकते हैं कि इमेजिन कि स्केटबोर्ड है, आप उसको अगेंस्ट द वॉल पुश कर रहे हैं, तो जो वॉल पुश कर रहे हैं, जो वॉल है वो भी आपको वापस धकेलेगी, है ना, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है विद सेम फोर्स। आप थोड़ा सा दूर जाके, जैसे अगर हम किसी चीज से टकराए तो हम वापस आके पीछे गिरते हैं, तो इट मीन्स आपने भी फोर्स लगाई, उसने भी फोर्स लगाई, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। और ये लॉज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपने देखा होगा जब रॉकेट ऊपर जाता है तो रॉकेट में ना तीनों लॉ लगते हैं, फर्स्ट लॉ भी, सेकंड लॉ भी, थर्ड लॉ भी। अब आप बोलेंगे मैम कैसे लगते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। देखो, फर्स्ट लॉ कब लगेगा? जब रॉकेट सिट्स होगा लॉन्च पैड पे, अभी बैठा है, इंजन स्विच ऑफ है, वहां पे कोई भी फोर्स उस पे एक्ट नहीं है, कोई भी इनर्शिया नहीं है, तो वो उसको उसी पोजीशन पे रखेगा, ठीक है। सेकंड लॉ कहां अप्लाई होता है? जब मेन इंजन और आपने रॉकेट को फायर आउट किया, बूस्ट किया, तो उसमें से इतनी हीट निकली, इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी गैसेस निकली कि उन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स क्रिएट करी जो उस रॉकेट को ऊपर ले जाने में मदद कर रही है। फाइन। थर्ड लॉ,
थर्ड लॉ क्या लगता है, वही कि जब आपने जो एक्शन है रॉकेट का, वो डजंट पुश अगेंस्ट द एयर, इट मूव्स अप, वो ऊपर को जा रहा है। देखो ना, ग्रेविटी फोर्स नीचे को लग रही है, रॉकेट ऊपर को जा रहा है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट, वो भी जो ऊपर जा रहा है, जो एग्जॉस्ट ब्लास्ट डाउन है, वो उसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं आउटर स्पेस में। तो कह सकते हैं कि जो रॉकेट है, जो आपका रॉकेट साइंस वाली रॉकेट है, उसमें तीनों लॉज लगते हैं, है ना। तो तीनों लॉज लगते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दैट इज ऑल अबाउट लॉज ऑफ मोशन। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। बाय बाय।